ओ ओ ओ ओ ओ नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस बेहतरीन सेशन में जिसका कि दिन विजयदशमी के दिन पड़ा है। विजयदशमी दशहरे का पर्व आपके मन में अहंकार रूपी रावण को मारने के लिए सबसे ज्यादा यादगार क्षण है। आपके जीवन में रावण जो अहंकार के रूप में बैठा है, इसको मारने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला प्रयास है कि आप अपनी मेहनत जितनी संभव है उस हद तक करिए, लेकिन उस मेहनत से जो आप चाहते हैं वो मिल जाए ऐसा आश्वस्त मत करिए। आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अरे भैया, साउंड आ गई है बीच में। अब आ गई है, आ गई है, आ गई है, आ गई है। आश्वस्त मत करिए। हाँ जी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी साथी ये सोचते हैं कि मैंने तैयारी की थी किसी एग्जाम की और मुझे सफलता मिलनी चाहिए थी, अगर आपको सफलता नहीं मिलती है परेशान मत होइए, क्योंकि जब आपकी मेहनत से सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी डोर ईश्वर ने स्वयं अपने हाथ में ली हुई है। और यह बात सुनने में थोड़ी मजाक लग सकती है कि सर ईश्वर कैसे हमारी डोर लेता है। देखिए, नियति जो है ना, वो आपसे क्या चाहती है आपको भी नहीं पता है। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, लेकिन सही मायने में मुझे टीचिंग अपनी ओर खींच लाई। आप सोचिए कि मैं टीचर से काम करना शुरू किया, टीचिंग करते करते बीच में ख्याल आया कि चलो सिविल सर्विसेज करेंगे। वो किया, खूब अच्छे से प्रिपरेशन की, काम करने भी निकला, खूब अच्छा पद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी खींच कर वापस से नियति ले आई कि नहीं, आपको तो पढ़ाना ही है। तो असल मायने में क्या है ना, आपको असल में नहीं पता है कि आपके जीवन में आपसे क्या अपेक्षाएं ईश्वर की हैं। हम मानते हैं कि जैसे मैंने अपने लेवल पर खूब मेहनत की कि नहीं यार, ये सब ताम झाम छोड़ छाड़ के अपन बस अब केवल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर नौकरी करेंगे। लेकिन सच मायने में देखा जाए तो मंजूर नियति को कुछ और था ना। ऐसे आप सबके जीवन में भी है। आप कितना भी स्ट्रगल, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम फोकस्ड हो जाइए, उसको पाने के लिए जितना जी जान लगा सकते हैं लगा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर ये मानिए कि ऑल इज वेल। उस समय निराश नहीं होना है। निराश पता है कौन होता है? जिसके अंदर ये रावण पैदा हो चुका होता है। कौन सा रावण? मेरे करने से ये क्यों नहीं हुआ। बस वहीं पर ही सारी दिक्कतों की बुनियाद रखी गई है। मेरे करने से ये क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, क्या नहीं हुआ? मेरे करने से, यानी मैं चाहता था कि मुझे ये पद मिले, क्यों नहीं मिला। अरे भाई, आप हो कौन? ये तो वहम रावण को हुआ था कि मेरे करने से ये काम क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों हो रहा है। यानी ये वहम हमें नहीं होना चाहिए ना। हमें बस प्रयासशील रहना है, प्रयत्नशील रहना है। लक्ष्य मिलता है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है और हमें यह एहसास होता है कि यार मैंने खूब मेहनत की थी, मुझे नहीं मिला, थैंक गॉड, कोई बात नहीं, आपकी नियति में कुछ और होगा, हम कुछ और प्रयास करेंगे। जीवन में सबको शुरुआत में ही सब नहीं मिल जाता है। सबकी लाइफ बिल्कुल 9 to 5 जॉब की तरह नहीं चलती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते अपने लक्ष्य क्लियर नहीं हुए कि उन्हें क्या चाहिए। आप बहुत सारे राजनेता, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को देखो, जिन्होंने मतलब पूरी जिंदगी निकाल दी, नहीं पता चला, है ना। आज जिनका इस्कॉन वाले टेंपल जिनका नाम लेकर के बात करते हैं, शीला प्रभुपाद, आपने नाम सुना होगा बहुत बार। वो आफ्टर रिटायरमेंट उनके मन में एनलाइटनमेंट हुआ कि हमें हरे कृष्णा मूवमेंट चलाना चाहिए। तो आपको नहीं पता है ना जीवन के किस पड़ाव में आपके लिए क्या अच्छा रखा है। हां, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेहनत। आपसे एक्सपेक्ट किया गया है कि आप मतलब जी तोड़ मेहनत करेंगे। बस उस मेहनत के बाद जो भी मिलता है ना, वो सब ईश्वरीय आशीर्वाद है। हो सकता है आप हर दिन निराश होकर जगते हो सकता है आपने जो प्रयास किए उसके अनुरूप कुछ ना मिल रहा हो। इवन कई बच्चों के साथ तो ये स्थिति भी होती होगी, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, नींद आ रही है, पढ़ने के लिए फोकस्ड नहीं हो पा रहा हूं। कोई बात नहीं, कुछ तरीके खोजते हैं, पढ़ने के तरीके खोजते हैं, कैसे पढ़ा जाए, कैसे फोकस किया जाए, कैसे और अच्छा किया जाए। खोजिए, प्रयास करने के तरीके खोजिए, निराशा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी जो हैं वो आज के इस पर्व पर अपने आप के लिए कोई अच्छा निर्धारण करेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैं एक चीज यहां पर और मेंशन करना चाहूंगा। इंडियन पॉलिटी का अब जो पार्ट यहां से आगे बचा है वो सब इतना वन लाइनर टाइप का है कि अगर आप चाहें तो उसे हम टेस्ट के रूप में भी खत्म करा सकते हैं। टेस्ट के रूप में मतलब मैं रोजाना क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाऊं और उन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उन हिस्सों को खत्म कराऊं। आप पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हो। कहना चाहता हूं कि यहां से आगे जो बड़े टाइटल्स हैं, बड़े टाइटल्स में एक मतलब दो बड़े टाइटल्स हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत है। एक पंचायती राज और एक आपातकाल।
ये दो बड़े टाइटल हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा जो अन्य टाइटल्स हैं जिनमें हाई कोर्ट है, यूपीएससी है, सीएजी है ना, ये जो टाइटल्स हैं इन टाइटल्स में आवश्यकता है कि आप फैक्ट्स को याद करें। ये फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक पढ़ने लायक चीज है। इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं ना, उनको पढ़ने के लिए हम फैक्चुअल अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर चल के उसे खत्म कराएं, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस अक्टूबर में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म करा दूंगा। तो यकीन मानिए कि इस अक्टूबर में आपकी इंडियन पॉलिटी से आपका जो जो मतलब एक तरह से कहिए कि इतने दिन से चला आ रहा कारवां है वो फाइनली यहां जाकर के रुक जाएगा, है ना। तो अगर आप इजाजत देंगे तो हम उस तरीके से आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरा बहुत ज्यादा फोकस फैक्ट्स के ऊपर नहीं होता है। फैक्ट्स के ऊपर मतलब कि मैं आपको कहूं कि ये इतने का अपॉइंटमेंट है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ये तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। जो चीज समझने की है वो काम मेरा है, जो पढ़ने का है वो काम आपका है, और आप उसको बखूबी पढ़ें। हमने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं, है ना। अच्छा, बुक्स में कोई सी भी बुक्स आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो अभी जो टाइटल है वो क्या है, कॉलेजियम एंड कंसल्टेटिव डिस्प्यूट्स। क्या है ये सब चीजें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है ये, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी विवादों में आई थी। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 हमारे कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपॉइंट जजेस। राष्ट्रपति को जजेस की नियुक्ति का अधिकार है। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास पावर है जजेस को अपॉइंट करने की, ठीक है। अच्छा, इसके लिए वो एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से। क्या लेता है? एडवाइस लेता है। किससे एडवाइस लेता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से। अब यहीं पर सारा की सारा बवाल शुरू हो गया कि फॉर दिस ही विल टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया कि वो कैसे एडवाइस लेगा। दिस कंसल्टेशन इज ऑप्शनल और कंपल्सरी। देयर आर 4 जजेस केसेस इन दिस रिगार्ड। बस यहीं से सारा की सारा मामला शुरू होता है कि ये जो एडवाइस है, सलाह लेना, ये वैकल्पिक है या कंपल्सरी है। सारा कलेश इसी बात का है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है भाई। ये लिख दिया गया कि जजेस की नियुक्ति के लिए आपको सलाह लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस से, राष्ट्रपति को। ये ऐसे नहीं हो गया कि बेटा कुछ करो तो हमसे पूछ लेना। जैसे घर में होता है, कई बार कोई चीज खरीदने जा रहे होते हैं, पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बेटा हमसे पूछ तो लेता, हम तेरे से मना थोड़ी करते। लेकिन आपको भी पता है कि पेरेंट्स से पूछने का मतलब है कि उन्हीं की बात मानना। यहां पर भी कुछ वैसा ही था साथियों। ये बड़ा विवाद तब निकल कर आया जब पहली बार इस विषय पर चर्चा होनी शुरू हुई कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करता है तो पूछे किससे, और पूछ ली भी गया तो क्या पूछने का मतलब यह निकाला जाए कि आप उनकी बातों को मान ही लेंगे। यहीं से कॉलेजियम की बातें निकलकर आना शुरू हुई। मेरे प्यारे साथियों, इसी कहानी में सबसे पहले मामला निकलकर आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो कंसल्टेशन है राष्ट्रपति को जो दिया जाएगा जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड, वो ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल का मतलब होगा कि यहां पर हाँ, प्रेसिडेंट की पावर भी हिमांशी करा देंगे बेटा, है ना। वो फ्लो में जहां पर भी निकल रहा है वो हम करा देंगे, ठीक है। आपकी बुक्स इंग्लिश में भी उपलब्ध है क्या? बिल्कुल इंग्लिश में भी उपलब्ध है ना। तो हुआ ये कि जो कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट का जो कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ है, वो ऑप्शनल रखा गया। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति की मर्जी पड़ी तो ले ली, नहीं मर्जी पड़ी तो खुद से ही उन्होंने जजेस की नियुक्ति कर दी। बाइंडिंग यानी कि जबरदस्ती उसे एक प्रकार से बाध्यता नहीं बनाया गया, ठीक है। यह था पहला जजेस केस 1982, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा रूलिंग दी इस लाइन की। कौन सी लाइन की? कि एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोगों ने पूछा एडवाइस का मतलब क्या? ये बिल्कुल वैसे है कि भाई साहब लेफ्ट में खड़े हो जाइए, लेफ्ट में खड़े हो जाइए, तो सामने वाला पूछा भाई साहब किसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। बिल्कुल वही वाला हाल यहां था कि यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी है। सर एडवाइस बाइंडिंग है कि ऑप्शनल है? मतलब सलाह दे दी मैंने और सामने वाले ने मानी नहीं
तो बोले यार सलाह तो सलाह होती है, सलाह का अर्थ ही ये होता है कि मानना जरूरी थोड़ी है, सलाह है वो तो। भाई आज मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मेरी सलाह है कि आपको रोजाना इतने घंटे पढ़ना चाहिए, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं नहीं पढ़े तो फांसी दे दूंगा, मतलब मैं आपको आदेश थोड़ी दे रहा हूं, रिकमेंडेशन दे रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे आपका भला हो जाएगा। लेकिन कल को आप ये कहते हो सर ये जो आपने सलाह दी, इस सलाह को मुझे मानना जरूरी है क्या? शुरुआत में तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी बातें ही नहीं मान रहा है। कल को मैंने कहा कि इसको, मैंने कहा तेरे को एडवाइस की थी, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तो बोले सर आप ही ने तो कहा था कंपलसरी नहीं है मानना, इसलिए मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मामला सुधारना पड़ेगा। फिर आया सेकंड जजेस केस 1993, जिसमें यह कहा गया, जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस भी कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो एडवाइस है ना, जो प्रेसिडेंट को जजेस के द्वारा एडवाइस दी जा रही है वो बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग मतलब मानना कंपलसरी होगा राष्ट्रपति को। पहले क्या कहा था? ऑप्शनल है। बाद में क्या कहा? मानना जरूरी है। फिर बोले सर किसकी बात माने? तो बोले भाई ऐसा करिए, सीजेआई की सलाह की बात की थी, अब पता चले कि सीजेआई जो है वो मानने से इनकार कर दे या सीजेआई कुछ ढंग की बात ना बोले, तो एक काम करो, सीजेआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को और बिठा दो। इन तीनों लोगों का जो मत निकल कर आएगा वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए कि सर इस व्यक्ति को अपॉइंट कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी उस सलाह के अंदर सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह को मिलाकर राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। 1993 के अंदर यह बात निकल के आई। कहते हैं कि ये जो सीनियर मोस्ट जजेस का जो 2 नंबर है प्लस सीजेआई, ये तीनों से मिलकर जो ग्रुप बना इसे कॉलेजियम कहा गया। क्या कहा गया? कॉलेजियम। कहते हैं कि जो सेकंड जजेस केस था यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो कई बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कॉलेजियम जो व्यवस्था है इसके बारे में आपको पता चलेगा कि कॉलेजियम होता क्या है। मतलब कई बार आपको कई जगह दिखाई दे जाएगा कॉलेजियम कॉलेजियम लिखा हुआ, तो वो कॉलेजियम जो है ना उसको आप यहां से मानकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड जजेस केस में क्या हो गया? सेकंड जजेस केस के अंदर बोल दिया गया कि भाई आने वाले समय के अंदर आपको यानी सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी है और राष्ट्रपति को उसे मानना कंपलसरी है, और सलाह देने के नाम पर केवल सीजेआई सलाह नहीं देंगे बल्कि उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज भी होंगे, वही सब लोग मिलकर सलाह देंगे। तो इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये हिंदी में भी हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद में क्या हुआ? अब साहब दिक्कत ये हुई कि सर सीजेआई ने कुछ बोल दिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन हमें बड़ा डाउट है। सर किस बात का डाउट है? कि क्या पता जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उन्होंने अपने पक्ष में कर रखा हो। तो बोले ऐसी स्थिति में फिर एक चीज इवॉल्व हुई, और वो क्या इवॉल्व हुई? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बोले नहीं यार, आगे से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की नियुक्ति होनी है तो ऐसी स्थिति में चालू हो जा, बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, फिलहाल के लिए पढ़ लो, जहां जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, बाद में बाकी का क्या होगा उसका भी समाधान कर लेंगे, है ना। तुम लोग मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको कम से कम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में ये बोल सकता हूं कि बच्चों आज वही दिन है जिसकी आपने कभी कल कल्पना की थी, क्योंकि आपको तो भविष्य की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। अभी जैसे चालू हो जा पूछ रही हैं कि सर हिस्ट्री का क्या होगा, वो तो पूरी हिंदी में पढ़ाई जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा देवी चिंता मत करो, हम पढ़ा देंगे। मैं बोल रहा हूं कि हिस्ट्री, कल को मान लो कि आपको ये वाला पार्ट समझ ना आए, फिर क्या करोगी? मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो आप आने वाले समय में सोच रहे हो वो आज है। आपने कई सालों से सोचा था कि एक दिन पॉलिटी पढ़ोगे, वो आज पढ़ाई जा रही है, तो खुश होइए ना कि आपने जो सोचा था भविष्य में कि भविष्य आएगा, वो भविष्य आज है। जीनो ना इसको। आज फिर आकर भविष्य के बारे में सोचने लग गए। ये तो वो वाली बात है कि एक कुत्ते के आगे हड्डी टांग दी रस्सी से बांध करके, डंडी के आगे रस्सी बांधी। एक कुत्ता था, उसके सिर पर डंडी बांधी और उसके आगे हड्डी लगा दी। अब वो कुत्ता उस हड्डी को पाने के लिए दौड़े जा रहा है, और वो दौड़ रहा है तो डंडी जो है वो आगे की तरफ लटकी हुई है, ना तो वह हड्डी याद आ रही, ना कुत्ता बंद हो रहा चलते हुए। आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है। भविष्य में जो आएगा उसकी चिंता इतनी ज्यादा है कि आप वर्तमान में जीना बंद कर चुके हैं। देख लीजिए भाई, जैसा भी ठीक लगे। अगर इतना यकीन है कि सर ने हमसे कहा है कि वो चीजें पूरी होंगी तो बिल्कुल ही होंगी, उसके लिए आप इंतजार करिए। अच्छा, तो अब बात ये निकल के आई कि सीजेआई ने कहा, बोले यार हम लोग ना अगर सलाह देंगे तो अकेले मिलकर सलाह नहीं देंगे, 1+4 मिलकर सलाह देंगे। बोले अगर राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो केवल 3 लोगों की नहीं, 5 लोगों की सलाह लगेगी। ये थर्ड केस निकल कर आया, 5 लोगों की सलाह का केस बनकर आ गया। इस प्रकार से थर्ड जजेस केस आया 1998 में।
इससे सरकार हो गई परेशान। केंद्र सरकार ने कहा मजाक चल रही है क्या, ये अपने लेवल पर 5 जजेस मिलकर के सलाह दे रहे हैं कि इस आदमी को राष्ट्रपति बना दो, सॉरी इस आदमी को सीजेआई बना दो, इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, इसका हाई कोर्ट से यहां पर ट्रांसफर कर दो। बोले मजाक चल रही है यार। ऐसी स्थिति में सरकार परेशान हो गई और सरकार ने क्या किया, खुद से ही एक कानून पास कर दिया और वो कानून था एनजेएसी एक्ट, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट की तरह से एनजेएसी एक्ट लेकर के आ गए। उस एनजेएसी एक्ट के अंदर साथियों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इसको 4th जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में केंद्र सरकार ले आई। केंद्र सरकार ने कहा देखो भाई, आप लोगों ने जो परिपाटी चला रखी है ना, क्या परिपाटी चला रखी है कि भाई हम लोग 5 लोग मिलकर सलाह देंगे कि किस व्यक्ति को जज बनाना है। बोले देखो ऐसे नहीं चलेगा, इसकी जगह केंद्र सरकार भी अपने लेवल पर कोई आदमी आपके इस ग्रुप में बिठाएगी। हालांकि इसको आपको जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में इस केस को ही कैंसिल कर दिया, इसे रद्द कर दिया, या फिर यह कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, यह अमेंडमेंट लागू नहीं होगा क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और केंद्र सरकार एनजेएसी एक्ट ला करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता में खलल दे रही है। ऐसी स्थिति में हम इस एक्ट को ही इनवैलिड करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून ऐसा बना है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो या फिर संविधान के विरुद्ध हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 99वां संविधान संशोधन है ये कभी लागू नहीं हो पाया और यह स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो आज की वर्तमान स्थिति क्या है? आज की वर्तमान स्थिति यह है कि चाहे जजेस का अपॉइंटमेंट हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह हो आर्टिकल 143 के तहत, सभी जगह कॉलेजियम की चलती है। कॉलेजियम यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस की राय चलती है जो राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात यहां तक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, मतलब अपॉइंटमेंट इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जो न्यायिक समीक्षा था ना, ये अब आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि सलाह दिया गया था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस रखिएगा, एक लॉ मेंबर का बोर्ड का आदमी रखिएगा, एक पीएम रखिएगा। इन सबको उन्होंने रद्द कर दिया। अब फिलहाल के लिए इसकी कोई भी बात निकल कर नहीं आती है। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह बनता है सर फिर आज के समय पर किस प्रकार से नियुक्ति होती है, क्या है सारी कहानियां? तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आज हमारे देश में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों ही केसेस में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के जजेस हैं। एक को हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सर्वोच्च जज है, दूसरे बाकी जो हैं वो अदर जजेस यानी कि अन्य जजेस। और वो अन्य जजेस कौन से हैं? जो कि अगर हम सीजेआई की बात करें तो एक तो सीजेआई है और 33 अदर जजेस हैं। तो सीजेआई की नियुक्ति का और अदर जजेस जो बचे हुए हैं, अन्य जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति का क्या प्रावधान है ये हमें जानना है। इसी प्रकार से मालती दुदेवा, आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ा देंगे बेटा। सर ऐप नेट बहुत खाता है, कोई इलाज कीजिए। यार क्या ही इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, तीसरा हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हाईकोर्ट में भी ऐसे ही एक होता है चीफ जस्टिस। देखिए दोनों में अंतर समझिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है लेकिन हाईकोर्ट में केवल मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश शब्द यूज नहीं किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश है ना हाईकोर्ट में। ऐसे ही हाईकोर्ट में भी अदर जजेस यानी कि अन्य न्यायाधीश होते ही हैं। अब बड़ा सवाल यह है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और सुन लीजिए हाईकोर्ट के मामले में। हाईकोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, एकीकृत न्यायपालिका है, हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठता है। हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले जो सीजे हैं या अदर जजेस हैं वो किसी अन्य राज्य से भी हो सकते हैं। और तो और जो चीफ जस्टिस है वो तो कभी भी उस राज्य से होता ही नहीं है जिस राज्य में हाईकोर्ट है। मान लीजिएगा राजस्थान की हाईकोर्ट की जो जैसे जोधपुर में है, उसका जो सीजे होगा वो राजस्थान का नहीं होगा, अन्य किसी राज्य का होगा। कौन तय करेगा इस बात को? यह बात तय करेगी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एक प्रकार से यह बात निकल कर आई
कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कौन सीजे बनेगा, कौन जजेस बनेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करती है। इंटरेस्टिंगली अपॉइंटमेंट के बारे में एक बात समझिएगा, एक बार के लिए यह समझिए कि जो भी सलाह होती है वो राष्ट्रपति तक पहुंचती कैसे है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सलाह पहुंचने का तरीका क्या होता है। जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम ने अपने द्वारा सलाह दी, किसको, यूनियन लॉ मिनिस्टर को। किसको दी, यूनियन लॉ मिनिस्टर को, केंद्रीय कानून मंत्री को सलाह दी। किसने दी, कॉलेजियम ने सलाह दी। कॉलेजियम किससे मिलकर बना है, सीजे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर बना है। यूनियन लॉ मिनिस्टर अपनी इस सलाह को देता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री इस सलाह को देता है राष्ट्रपति को, और फिर जाकर के राष्ट्रपति इस सलाह पर अपनी फैसला सुनाता है। ठीक है ना। तो कॉलेजियम यूनियन लॉ मिनिस्टर को, यूनियन लॉ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फाइनली अपॉइंटमेंट देता है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है। हाई कोर्ट में देखिए, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जहां तक हो राज्य की बातें, वहां पर राज्य सरकार से भी सलाह ली जाती है। वो बात सही है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन सलाह राज्य सरकार से भी ली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हाईकोर्ट के केस में कॉलेजियम की बात की जाए तो यहां 2 प्रकार के कॉलेजियम की बातें चलती हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और एक हाईकोर्ट का कॉलेजियम। हाईकोर्ट का कॉलेजियम मतलब सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजे, इनकी जो सलाह है वो दी जाती है मुख्यमंत्री को। किसको दी जाती है, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री इस सलाह को देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल जो है ना वो इस सलाह को भेजता है राष्ट्रपति को। किसके केस में बात बता रहा हूं मैं, हाई कोर्ट के केस में इस प्रकार से प्रोसीजर फॉलो होता है। वहीं हाई कोर्ट के जजेस का अगर प्रमोशन होना हो, ट्रांसफर होना हो, तो जो कॉलेजियम इन्वॉल्व होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके बारे में हम सारी चर्चाएं आपको एक एक करके अब करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कौन से मामले इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि सीजेआई की नियुक्ति करनी है तो क्या होता है। तो यहां पर एक नियम फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, सीजेआई की जब नियुक्ति होती है तो जो अभी वर्तमान में बैठा हुआ सीजेआई है वो अपना पद छोड़ने से पहले अपने बाद में आने वाले सीजेआई का नाम लेकर जाता है कि भैया अगले वाले समय पर यह व्यक्ति जो है वो सीजेआई बनेगा, यानी कि अपकमिंग व्यक्ति के बारे में बताकर भेजा जाता है कि यह व्यक्ति आने वाले समय के अंदर सीजेआई बनेगा। ठीक है, यानी कि अपकमिंग सीजेआई की जानकारी पहले दी जाती है। जाने वाले यानी कि आउटगोइंग सीजेआई द्वारा दूसरे सीजेआई का नाम लिया जाता है, और सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसी को ही क्या नियुक्त किया जाता है, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति। अब सवाल है अदर जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो 33 जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे। हाँ जी, निशांत कल भी एक ही लाइन लिख रहे थे, दीप सर को क्यों बोला आपने शॉर्ट में पढ़ाने को, बक्सर बैटल से सीधा 1857 पहुंच गए, मजा नहीं आ रहा। निशांत बेटा, मैंने जो भी बोला, अगर वो बात आपको दीपक सर बोल रहे हैं कि सर ने ऐसा बोला, तो एक तो उनको भी डांट खानी पड़ेगी, पहली एक चीज। दूसरी, उनके पास जितनी समय की उपलब्धता थी उसके आधार पर मैंने आपकी क्लासेस शुरू करवाई हैं। एक बार सर की क्लास को मैं अभी बात करूंगा सर से, क्योंकि वो मेरे मतलब अनुज की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और वो इस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं तो उन्हें शोभा नहीं देता है। मैं बात कर लूंगा, है ना। लेकिन आपसे भी गुजारिश है, अगर समझदारी से आप थोड़ा बिहेव करें तो कमेंट के अंदर इस तरह की बातें जो आप लिख रहे हैं शॉर्ट में पढ़ाने के लिए सर ने बोला है, अगर ऐसा है तो आप भी थोड़ा समझदारी से चलें, है ना। ये मतलब उनकी नादानी है कि उनको हम थोड़ा सा समझाएंगे इस बात को कि वो किस तरह की बकवास क्लास में ना करें, ठीक है ना। क्या होता है कि टीचर कई बार बेचारा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात क्या निकल कर आती है कि हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस में मैं क्या कह रहा था कि अदर जजेस की अगर नियुक्ति होनी है तो उसके केस में क्या लागू होगा। तो अदर जजेस के केस में क्या लागू होगा,
कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने साथ में 4 और जज लेकर के, यानी कि सीजेआई प्लस 4 अन्य जजेस, यानी कि 4 अदर जजेस, ये मिलकर के, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 और जजेस मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को जज नियुक्त किया जाना चाहिए। किसके केस में? अन्य जजेस के केस में। फिर पूछा जा सकता है आपसे, क्या सीजेआई के लिए कॉलेजियम की बात चलती है? आंसर है नो। क्या सीजेआई प्लस अदर जजेस के केस में, मतलब अदर जजेस की बात चलती है? बोले यस। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के केस में क्या मामला होता है। रचना, सर ओनली 1 वीडियो 400 MB डेटा खर्च कर दे रहा है कोई। बेटा इसका मैं मैसेज लिख देता हूं, रुकिए। एक सेकेंड। रुकिए मैं लिख देता हूं। हाँ, योगेश पूछ रहे हैं अगर सीजेआई की डेथ हो जाए तो नेक्स्ट सीजेआई कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज जो है बेटा वो नेक्स्ट सीजेआई बनेगा। हाँ जी, आगे बढ़े। आप लोगों के क्या कमेंट्स जो है ना, उन पर एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर आप लगता है कि फिर इसका क्या होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सीजे के केस में। हाईकोर्ट के सीजे के केस में क्या होता है, चीफ जस्टिस के केस में। तो हाईकोर्ट का जो सीजे है इसके लिए भी कॉलेजियम काम करता है। कौन सा कॉलेजियम? यही 1+4 वाला कॉलेजियम। लेकिन असल मायने में इसमें 1+2 कॉलेजियम की मान्यता भी चलती है। 1+2 बोले तो सीजेआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, साथ में यहां एक और मान्यता चलती है, और वो ये है कि जो जा रहा सीजे है, यानी चीफ जस्टिस जो हट रहा है, उसके बाद कोई नया सीजे आएगा, तो जो नया सीजे आएगा उसके लिए पुराना वाला सीजे प्लस हाई कोर्ट के ही 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ये डिसाइड करके अपने द्वारा केंद्र का, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सीजे है उसको सलाह देते हैं। यानी एक प्रकार से यहां पर 2 कॉलेजियम की मान्यताएं चलती हैं। एक जो खुद हाई कोर्ट है, जो स्टेट हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस के द्वारा जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री से राज्यपाल, फिर वो यूनियन लॉ मिनिस्टर होकर के सूचना पहुंचाई जाती है, और इसी को यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1+2 के द्वारा भी सलाह दी जाती है। सेम यही वाला काम यहां के अदर जजेस के लिए भी होता है। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट्स हो, इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का क्या महत्व है, उम्मीद है मैं आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हां जी, बाकी न्यायिक समीक्षा क्या होती है इसके बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी मामला ऐसा है जिसके लिए संविधान में मूल अधिकारों का हनन होता हुआ प्रतीत होता है, या फिर जो संविधान की मूल धारणाएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्ट्राइन, अगर उसका हनन हो रहा है, तो फिर, और ये कई बार, चूंकि मैं मूल अधिकार में भी कई बार बोल चुका हूं, तो उस हिस्से को पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी अगर बात की जाए तो जुडिशियल रिव्यू में भी सेम यही चीज लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने प्रयासों से यह देखना कि कौन सा हिस्सा ऐसा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके अंदर ये चीजें गलत तरीके से लागू हो रही हैं। जुडिशियल रिव्यू के अंदर, दोनों के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा होता है
एक्टिविज्म का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती कार्यपालिका के कार्य में इंटरफेयर करना। जहां एक्टिविज्म है वहीं पर जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या किया जाता है, तो रिव्यू के अंदर जो फैसले हो गए हैं उन फैसलों को ही आगे चल करके देखना कि ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, संविधान के अनुसार है या नहीं, क्योंकि कस्टोडियम ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब अपॉइंटमेंट तो हमने सुन लिया। अब सवाल बनता है कि यदि किसी को हटाना हो, मतलब जज को हटाना हो, तो क्या करना होगा। तो देखिए लोकसभा के 100 सांसद और राज्यसभा के 50 सांसद इसके लिए अपने द्वारा प्रस्ताव लेकर के संसद में पेश करते हैं। ध्यान से समझने की बात है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से होता है, ऐसे ही इनका रिमूवल भी बहुत मुश्किल से होता है। केवल दो ही आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। एक, प्रूवन कि भैया ये गलत तरीके से व्यक्ति काम कर रहा था, प्रूवन मिसकंडक्ट है, यानी कि ये पता चलता है कि ये आदमी रिश्वत ले रहा था या फिर कोई ऐसा कार्य जो इसके पद की गरिमा के खिलाफ है वो कार्य कर रहा था, या तो उस पर हटाया जाएगा, या वो अयोग्य हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज करने के लायक नहीं हो, तभी जाकर के किसी को हटाया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए ये काम किया जाता है। दूसरा, रिमूवल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद काम नहीं करती है, संसद कार्य करती है, और संसद हटाने के लिए प्रस्ताव पर कार्य करती है। प्रस्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रस्ताव है, अगर वो लोकसभा में लाया गया है तो उसे मिनिमम 100 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव आता है, वोटिंग नहीं हो रही है यहां पे, पहले प्रस्ताव आ रहा है कि सर हम इस जज को हटाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए कम से कम 100 सांसदों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की सहमति की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उसके हटाने की बातें निकलकर चर्चाएं शुरू होती हैं। यानी पहले 100 सांसद आकर के स्पीकर को बोले कि हम एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं जिसमें इस जज को हटाया जाए, फिर लोकसभा के अंदर उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है, और फिर इस प्रकार से उस स्पीकर के द्वारा हाउस के अंदर जब वो एग्री कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है, जब 100 लोग कह रहे हैं या 50 लोग कह रहे हैं तो चलिए इस पर काम कर लेते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर चाहे तो स्पीकर या चेयरमैन खुद से मना कर सकता है कि नहीं नहीं नहीं, इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है, हम इसको स्वीकार ही नहीं करते। तो स्पीकर और चेयरमैन उस प्रस्ताव को रद्द भी कर सकते हैं, यानी कि प्रस्ताव टिका रहे जरूरी नहीं है, प्रस्ताव रद्द भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में लोकसभा जब इस प्रस्ताव को पाती है कि हाँ भाई इस जज के ऊपर आरोप लगाए कि ये जज सही नहीं है, तो वो इस जांच को करने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करता है। यानी कि लोकसभा अथवा राज्यसभा लगे हुए आरोपों की जांच करने के लिए एक पैनल बनाता है जिसमें 3 मेंबर बिठाए जाते हैं। 3 सदस्यीय जांच समिति बिठाई जाती है। यह जांच समिति मतलब अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने साथ रखती है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने साथ रखती है, और एक प्रसिद्ध न्यायविद को, यानी जिसको मानते हैं कि भाई इसको नॉलेज है थोड़ा बहुत कानून का, वो समिति इस मामले की जांच करती है। जब जांच कर लेती है और अगर जांच के अंदर यह पाया गया कि आरोप सही नहीं है तो भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। लेकिन अगर आरोप सही पाए गए तो फिर इस विषय को मतदान के लिए रखा जाता है। मतदान में ध्यान देने योग्य बात क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ, जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कुल संख्या का तो 50% से ऊपर, कुल संख्या का मान लीजिए कि 543 सांसद हैं हमारे लोकसभा में, तो 273 सांसद तो मिनिमम चाहिए। किसके 272 सांसद तो मिनिमम चाहिए बिल को पास कराने के लिए। अगर ज्यादा लोग प्रेजेंट हो गए तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 उस आधार पर जाकर के फाइनली रिमूवल होता है। यह केवल लोकसभा में नहीं, लोकसभा से निकलने के बाद फिर इसे राज्यसभा भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और इस प्रकार से इस काम को करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और राष्ट्रपति के पास इसे फाइनली करने के बाद में भेज दिया जाता है। यानी एक प्रकार से प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिमूवल पर तब साइन करता है जब उसको सदन के द्वारा भेज दिया जाता है कि इसे हटाना है। अब बड़ा सवाल यह, क्या राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है? आंसर है नहीं, राष्ट्रपति के पास लौटाने की क्षमता नहीं है। जब इतना मुश्किल से इतने लेवल पर, आप सोचिए पहले 100 सांसदों ने प्रस्ताव दिया, स्पीकर चाहता तो उसे रद्द कर सकता था। फिर उसकी जांच कमेटी बैठी 3 सदस्यीय जांच समिति चाहती, वो भी चाहती तो रद्द कर सकती थी, पर उन्होंने भी रद्द नहीं किया। फिर वोटिंग हुई,
वोटिंग के अंदर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ने इस बात को कह दिया कि हां इसे हटाना चाहिए। जब इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन उसकी हो गई है तो फिर राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ता है और उसे हटाना ही पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर एक जानने योग्य बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो वो भी अपनी बात रखने के लिए किसी वकील को कर सकता है, अपनी बात के संदर्भ में अपनी बातें रख सकता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है और रिमूवल इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, ये फैक्ट्स हैं, इन्हें आप खुद से पढ़िएगा, इनको मैं बोल करके भी पढ़ा दूंगा तो क्या होगा। हां, एक बच्चे ने एक सवाल अच्छा पूछा था, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मर जाए तो क्या होगा। तो भैया एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेगा। क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस बनना कानूनी रूप से सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है। सीजेआई की अनुपस्थिति, उसकी मृत्यु, उसका इस्तीफा, उसका निष्कासन अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेजेंट सबसे वरिष्ठतम सांसद है, वरिष्ठतम सीजेआई, वरिष्ठतम जज जो है, उसे एक्टिंग चीफ जस्टिस का पद दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरम की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अभी 34 जज हैं, 1/10 जो कोरम है, मान लीजिए वो 4 जजेस से बनता है, 4 जजेस ही प्रेजेंट नहीं है तो कैसे काम चलेगा। ऐसी स्थिति में अगर कभी मान लीजिए कि कोई जज एब्सेंट है, कोरम ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजेआई के साथ परमिशन लेकर के एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं। जो एडहॉक जज है वो आर्टिकल 127 में मेंशन्ड है, यानी कि एक प्रकार से यह समझिएगा कि एडहॉक जज भी एक प्रकार का जज ही है, लेकिन इसे तब नियुक्त किया जा रहा है जब जजेस की संख्या पूरी नहीं है, यानी सारे जज नहीं आ पा रहे। मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि न्यायाधीश अपने द्वारा उस पर चले जाए, हड़ताल पर चले जाए, तो ऐसी स्थिति में एडहॉक का प्रावधान रखा गया है, यानी कि उन जजेस को भी बुलाया जा सकता है जो पुराने जज हो चुके हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें जज के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक प्रकार से सीजेआई में अपॉइंट रिटायर्ड जजेस फॉर एससी और एचसी क्वालिफाइड एज नीडेड विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर चाहे, सीजेआई अगर चाहे तो रिटायर्ड जजेस को भी उस आपातकाल के लिए नियुक्त कर सकता है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है परीक्षाओं में, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, आपने कभी अगर किसी वकील का चैम्बर देखा हो, कोई फिल्म के अंदर वकीलों को देखा हो, वकील जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा उनके पीछे की एक वॉल पर उनकी जो अलमीरा होती है उसमें बहुत सारे फोल्डर्स रखे होते हैं। आपको देखकर लगता है इतनी मोटी मोटी किताबें ये लोग कैसे पढ़ेंगे। असल में वो किताबें नहीं है, वो जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल भर में जो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं, उन जजमेंट्स को वहां रखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो रिकॉर्ड जो मतलब जो फैसला है, अब भविष्य में अगर कोई वैसा ही मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया या किसी हाई कोर्ट के सामने आया, तो वो वकील साहब उसे जाकर के उस हाई कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेम इसी प्रकार के मामले में ऐसा निर्णय दिया था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे चुकी है, इस तरह के निर्णय को देना ही कोर्ट ऑन रिकॉर्ड कहलाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात, कहते हैं ना मेरा वचन ही है शासन, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, हाई कोर्ट की बात को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, यानी हाई कोर्ट की बातें भी अन्य हाई कोर्ट्स में मान्य होती है। मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो वो ना केवल राजस्थान हाई कोर्ट में मान्य होगा, बल्कि जो छोटी कोर्ट्स हैं उनमें लागू होगा और अदर कोर्ट्स में भी लागू होगा कि उस हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। जब सारे हाई कोर्ट्स परेशान हो लेते हैं तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य है? क्या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसे ही एकीकृत न्याय व्यवस्था कहा गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। फिर आता है सर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के न्याय करती है? सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार के न्याय करती है। इनमें से कई न्याय तो ऐसे हैं जो उसके खुद के अपने हैं, यानी कि उसके लिए आपको केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। उनमें सबसे पहला कौन सा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी इसके लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको हाई कोर्ट नहीं जाना, किसी छोटी कोर्ट नहीं जाना। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि किसी राज्य का केंद्र के साथ में विवाद चल रहा हो। मान लीजिए कोई राज्य सरकार है जो कह रही है केंद्र हमें पैसे नहीं देता, अब यह विवाद है तो शिकायत कहां करें? सुप्रीम कोर्ट में करिए। ऐसे ही दो राज्य आपस में झगड़ रहे हैं, मान लीजिए कर्नाटका तमिलनाडु झगड़ रहे हैं, राजस्थान हरियाणा झगड़ रहे हैं,
दो राज्य झगड़ रहे हैं पानी को लेके, सीमा को लेके, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र इस समय बेलगाम को लेकर के लड़ रहे हैं, है ना। ऐसे कहीं कावेरी नदी का विवाद चल रहा है, कहीं गोदावरी नदी का विवाद चल रहा है, दो राज्य आपस में उलझे पड़े हैं। शिकायत कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो अपने स्टेट की हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों के बंटवारे की बात लिखी है। केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। मान लो गलती से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया जाए, या किसी राज्य सूची के या राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय सूची पर कानून बना दिया जाए, तो केस कहां होगा, बवाल कहां मचेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर के कोई विवाद खड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और कोई इंटरनेशनल व्यापार के संबंध में, जैसे कई बार आपने सुना होगा गूगल का मामला है कोई इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया में व्यापार करना चाहती है, उसके साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसका फैसला भी कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये इसका मूल न्यायाधिकार है, यानी कि इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। इसके अलावा आप कहीं पर भी शिकायत करने नहीं जा सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आप शिकायत करने हाई कोर्ट की भी आ सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में पहले आपने कोई फैसला दिया था, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उसके खिलाफ अगर आपको आना है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अपीलीय न्यायिक क्षेत्र, अपीलेट न्यायिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न पर हाई कोर्ट सिविल मामलों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को यह व्याख्या करनी चाहिए कि ये जो कानून के अंदर लिखी गई लाइन है, संविधान में लिखी गई लाइन है, क्योंकि कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमारे संविधान का कस्टोडियन है, तो इसकी व्याख्या भी वही करेगा। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के खिलाफ निर्णय में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे क्या कहा गया है? इसे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, जैसे अभी आपको मालूम होगा एलजीबीटीक्यू मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही सभी की सभी हाई कोर्ट से कहा, जिन जिन के पास ये मामले चल रहे हैं वो सारे मामले हमारे पास भेज दो। यानी चाहे तो हाई कोर्ट से मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने पास रख सकती है। अगर हम क्रिमिनल केसेस के मामले में बात करें, तो हाई कोर्ट के फैसले को बदलने की ताकत सुप्रीम कोर्ट रखती है। मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, उसे पलट सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को आजीवन कारावास मिला है, सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकती है। हाई कोर्ट के फैसले को बदलना जो है, यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पावर है। इसे हम अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। अपील में, यानी कि हाई कोर्ट से ऊपर के फैसले को बदलने की जो ताकत है वो। एक चीज आजकल बहुत ज्यादा सुनी जाती है जिसका नाम है स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी जैसे कहा जाता है। यानी कि देश में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसकी जांच होना जरूरी है, आप उस पर देश का अटेंशन चाहते हैं, तो अटेंशन चाहने के लिए आप सारी तरह की चीजों को हटा के सीधी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। क्योंकि हमें यह बताया गया है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने का खर्चा बहुत होता है, तरीके तामझाम बहुत लगते हैं। पहले किसी लोअर कोर्ट में जाओ, फिर हायर कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। बोले इससे बेहतर ये डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना हो तो क्या करें? बोले एसएलपी लगा दो। यदि कोई बहुत देश का जरूरी मुद्दा है और आपको लगता है कि उसका सुनना जरूरी है, तो एसएलपी लगाकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन, ये मैंने राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ाई थी तब मैंने पढ़ा दिया था, बता दिया था किस प्रकार से केसेस को, इवन राष्ट्रपति ने आर्टिकल 32 जब पढ़ाया था तब मैंने आपको रिट ज्यूरिडिक्शन प्रॉपर तरीके से पढ़ा दी थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो होता है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देना। सलाह देना यानी कि एक प्रकार से एडवाइजरी। आप पूछेंगे राष्ट्रपति को सलाह की क्या जरूरत है? कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी कानून पर साइन करने वाले होते हैं, उन्हें पता है कि मैंने साइन कर दिया, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। इससे बेहतर ये है इनसे पहले ही पूछ लो ना कानून किस तरह से लागू होता है इस चीज में। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है, जो कि कानूनी रूप से आर्टिकल 143 संविधान के अंदर लिखी गई है, आर्टिकल 143 में लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है कि वो उस सलाह को माने। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहलाता है ये। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संपूर्ण भारत में मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहां चलेगा और यहां नहीं चलेगा। तो यह था सुप्रीम कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है। इतना ही नहीं, हमने साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और रिमूवल के बारे में भी बताया। साथ ही साथ हमने यह भी बताया कि इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, यानी कि कौन से कार्य क्षेत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा कोई और जजेस या एडहॉक जजेस या फिर कोई और प्रकार के जजेस की व्यवस्था हुई है अथवा नहीं हुई है, यह जानकारी भी हमने आपके साथ साझा की है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यह जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है तो इसे प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिएगा। पूरा कंटेंट पीडीएफ बनाकर आपको थोड़ी ही देर में कमेंट बॉक्स के साथ मिल जाएगा। कल मुलाकात करेंगे हम यूपीएससी सीएजी जैसे मामलों के साथ, संभवतः प्रश्नों के साथ हम लेकर आएंगे कि किस तरह से सवालों के साथ जानकारी को हम साझा करते हुए साथ साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मनाइए विजयदशमी। थैंक यू।